हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल करियर फोकस। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ दो ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स लेके आई हूँ जिन पे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं, नॉट ओनली हमारे जेके एसएसबी के एग्जाम्स में, लेकिन आपने देखा होगा कि यूपीएससी के एग्जाम्स में भी ये टर्म्स दिखती हैं आप लोगों को। इनके नाम रहते हैं हमारे बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। देखो, दोनों ही टर्म्स जो है हमारे ईवीएस से रिलेट करती हैं, ठीक है ना। तो इनको समझना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि टर्म्स का मीनिंग होता क्या है। व्हाट इज दिस बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। तो जो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा है मैंने, वो नाम है बायो एक्यूमुलेशन। देखो, अगर इसको भी हम समझें ना, तो इन वर्ड्स को अगर हम तोड़ दें दो पार्ट्स में, एक वर्ड बन गया बायो, एक बन गया एक्यूमुलेशन। तो सिंपल सा मतलब क्या है, किसी चीज़ का एक्यूमुलेट करना, लेकिन कहाँ पे करना, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर करना। अब क्या चीज़ एक्यूमुलेट करेगी? सिंपल सी चीज़ ध्यान रखना, जब कभी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब पोल्यूटेंट बढ़ जाएं तो उसे हम बोलते हैं क्या, उनका बायो एक्यूमुलेशन, उनका एक्यूमुलेट होना उसकी बॉडी के अंदर। और वही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन भी की हुई है कि बायो एक्यूमुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग these toxic chemicals such as pollutants, pesticides and other toxin directly into human body either through air, water, food intake or directly through the skin। अब अगर देखा जाए भाई, जो भी चीज़ें बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रही हैं या होएंगी, वो कहाँ से आएगा? देखो, पॉल्यूटेंट्स हैं तो ऑब्वियसली हमारे एयर से आ सकते हैं, वाटर से आ सकते हैं, हमारे खाने के थ्रू आ सकते हैं, या डायरेक्टली हमें हमारे स्किन के थ्रू भी हो सकते हैं। हम बोलते हैं कि ओजोन का इफेक्ट हमारे स्किन पे दैट लीड्स टू स्किन कैंसर, है ना। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूटेंट्स ही तो हैं जो ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और वही चीज़ बोली गई यहाँ पे क्या, कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी हार्मफुल या टॉक्सिक केमिकल एक्यूमुलेट कर रहे हैं इंसान की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे, उसको कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन। सेकेंड टर्म जो हमने लिखी है यहाँ पे, as this toxic compound accumulates within the human body, it increases the risk of chronic poisoning and other severe health disorder। अब जैसे कि हमने कहा कि ये accumulate करेंगे और है हमारे लिए टॉक्सिक, हार्मफुल है, तो जैसे ही हमारे बॉडी पे, इवन की प्लांट्स पे या एनिमल्स पे अपना अटैक करेंगे या एक्यूमुलेट करेंगे, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हेल्थ डिसऑर्डर रहेंगे, क्रॉनिक पॉइजनिंग रहेगी, या और कोई अदर डिसऑर्डर्स रहेंगे उस ह्यूमन में, उस प्लांट में, उस ऑर्गेनिज्म में। वही चीज़ यहाँ मेंशन की हुई है। थर्ड पॉइंट इज बायो एक्यूमुलेशन अकर्स विद इन अ ट्रॉपिक लेवल। देखो, यही पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट का। हमने कहा कि बायो एक्यूमुलेशन अकर करता है किसी एक ट्रॉपिक लेवल के अंदर, एंड इज द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन सर्टेन टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू अब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड एंड द इन्वायरमेंट। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये टर्म इंपॉर्टेंट है, विच इज दैट टर्म इज ट्रॉपिक लेवल। और उससे भी ज़्यादा मैंने एक वर्ड यूज़ किया, विद इन। तो जब भी कॉन्सेप्ट बनता है हमारा बायो एक्यूमुलेशन का, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज़ जो एक्यूमुलेट कर रही है ना, वो उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्यूमुलेट कर रही है। फॉर इंस्टेंस, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूँ छोटी सी। मान लो ये कोई ट्री है या ये कोई पेड़ हमारे सामने लिया, इस पे किसी भी किसान ने, मान लो ये कोई किसान है या कोई भी पर्सन है जो इस पे कुछ स्प्रे कर रहा है इसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, लाइक वी स्प्रे डीडीटी या कोई और पोल्यूटेंट जो हम डाल रहे हैं उसके ऊपर। तो आप लोगों ने ध्यान तो दिया होगा ना कि जो ये डायरेक्ट हम स्प्रे कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, हमने क्या किया, डायरेक्ट उसी लेवल पे स्प्रे किया। इस इंसान ने डायरेक्टली इसी प्लांट पे स्प्रे किया ना, तो उससे क्या हुआ, इस प्लांट को डायरेक्ट इफेक्ट हुआ ना उस पॉल्यूटेंट का, तो विद इन दैट ट्रॉपिक लेवल। इसके बाद हमने ये नहीं कहा कि इस प्लांट से वो किसी और प्लांट में हुआ, तो हमने वर्ड यूज़ किया विद इन। तो बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि उसी ट्रॉपिक लेवल पे जब हो तो उसको हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। इससे भी अगर सिंपल एग्जांपल कर दी जाए ना आपके लिए समझाने के लिए, तो मान लो पानी के अंदर एक बहुत बड़ी फिश होती है, ठीक है ना, फिर आती हैं छोटी छोटी मछलियाँ भी पानी के अंदर उसी, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना कि देखो, दोनों ये समुद्र के पानी के अंदर ये सारी फिशेस ना, तो मान लो इस फिश ने के अंदर हमारे कितने गए, 3 यूनिट्स गए, पार्ट्स पर मिलियन गए, किसके, स्मॉल फिश के अंदर हमारे टॉक्सिन केमिकल के। सेम इस फिश के अंदर भी क्या गए, 3 पार्ट्स पर मिलियन गए
उसी केमिकल के। सेम इस पर भी 3 पार्ट्स पर मिलियन ये उसी केमिकल के। तो ये जो लार्ज फिश खड़ी है ना यहाँ पे, जब इसने अपना खाना ढूंढा होगा तो इसने अटैक किया होगा किसी एक फिश के ऊपर जाके, तो इसने क्या किया, अनचाहे वे में भी इसने उससे क्या ले लिए, ये 3 पार्ट्स पर मिलियन उधार ले लिए। उधार इन द सेंस उसने अपनी बॉडी में डाल लिए उससे लेके। सेम टाइम पे दूसरी फिश को जब उसने कंज्यूम किया होगा उसने उसके भी 3 पार्ट्स पर मिलियन ले लिए होंगे। सेम टाइम पे जब उसने तीसरी फिश को कंज्यूम किया होगा तो उसने तीसरी के भी कहीं ना कहीं 3 पार्ट्स पर मिलियन ले लिए होंगे। तो इन शॉर्ट जो हमारी लार्ज फिश थी ना, उसने कहीं ना कहीं 9 पार्ट्स पर मिलियन यूनिट जो थे उसी आप बोल लो उसी इन्फेक्शस टॉक्सिक के उसने ले लिए कहीं ना कहीं। तो जो लार्ज फिश थी कितना ज़्यादा उस स्मॉल से इन्फेक्ट हो गई। इट मीन्स जो लार्ज फिश थी ये ज़्यादा इन्फेक्ट हुई उन स्मॉल फिशेस से। इसी को हमने क्या कहा है, और उसी लेवल पे हुई ना, इसीलिए इसको हमने क्या कहा है, बायो एक्यूमुलेशन कहा है। आई थिंक कॉन्सेप्ट इजी वे में आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, as persistent organic pollutants such as DDT are long lasting, the risk of bioaccumulation is high even if the environmental level of the pollutants are not so high। कहा क्या जाता है कि जब ये पानी में ये केमिकल जाते हैं, कोई भी लाइक हमारे पास DDT है, बेसिकली क्या होते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। कोई भी पॉल्यूटेंट क्या होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो उससे क्या होगा, जो रिस्क होगा उन चीज़ों का उस ऑर्गेनिज्म पे भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ मेंशन की हुई है आपके सामने। ठीक है ना, नेक्स्ट टर्म जो लिखी है हमने यहीं पे, हमने लिखा है बायो एक्यूमुलेशन अकर्स व्हेन द रेट ऑफ लॉस ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू कैटाबॉलिज्म, दैट इज़ ब्रेकडाउन जो होता है किसी भी कम्प्लेक्स फूड का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और एक्सक्रीशन इज लोअर देन दैट ऑफ द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ अ सब्सटेंस। अगर इसको भी सिंप्लीफाई किया जाए ना आपके साथ में, तो कहने का मतलब यही था कि मान लो वही लार्ज फिश जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसने कोई 9 पार्ट्स पर मिलियन उन छोटी छोटी फिशेस से अपने अंदर टॉक्सिक को लिया, तो यहाँ से जितना ज़्यादा एंट्री होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, एंट्री इन पॉल्यूटेंट्स का ज़्यादा ही होगा ना। किससे एंट्री ज़्यादा ही होगा, किससे, एग्जिट से। तब जाके ही तो क्या होगा, बायो एक्यूमुलेशन होगा। और वही चीज़ लिखा है कि जो रेट ऑफ लॉस होता है कि सब्सटेंस का, जो बाहर चीज़ जा रही है वो कम होता है, किससे, रेट ऑफ इन, चीज़ अंदर जा रही है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो इस लाइन को ध्यान रखना है आपने कि जो एंट्री होगी किसी भी ऐसे पदार्थ की बॉडी में जब ज़्यादा हो जाएगी, जब वो ज़्यादा उसको खाएगा, जैसे प्लास्टिक ज़्यादा ले लेगा तो क्या होगा, पोल्यूटेंट ही है प्लास्टिक फिश की बॉडी के अंदर, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर पॉल्यूटेंट ज़्यादा जा रहे हैं। अब वो प्लास्टिक को बाहर निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, बिकॉज जो भी चीज़ें खा रहे होंगे ना, ऑब्वियसली वो क्या होगी, वाटर सॉल्युबल नहीं होगी, वो फैट सॉल्युबल होगी। और जो भी चीज़ें फैट सॉल्युबल होती हैं वो बॉडी इजीली एक्सक्रीट नहीं कर पाती है, उसको बॉडी एक्सक्रीट नहीं कर पाती है। वहीं यूरिन है, यूरिन इज वाटर सॉल्युबल, तो बॉडी क्या करती है, उसको इजीली एक्सक्रीट कर लेती है। इसीलिए हमने कहा यहाँ पर क्या कि एंट्री ज़्यादा होगी, किससे, एग्जिट से। आई होप कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे समझ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज, यहाँ लिखा है मैंने कि ये परसिस्टेंस केमिकल्स क्या होते हैं, व्हाट आर दीज परसिस्टेंस केमिकल। तो सिंपल सी चीज़ है, हमने रट्टा नहीं मारना इन चीज़ों को। परसिस्टेंस केमिकल्स वही चीज़ें हैं जो टॉक्सिक है, टॉक्सिन है, जो जैसे हमारा DDT था, डाइऑक्सिन हो गया, PCBs हो गया, जो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं और जो इतनी इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, उनको बोलते हैं क्या, परसिस्टेंस केमिकल। नाउ अगर तो ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, इट मीन्स क्या, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब वही फिश लेगी अपनी बॉडी के अंदर तो उनके लिए क्या होगा, दिक्कत बन जाएगा, है ना। समझ आ रहा होगा आई गेस। because they don't break, यहाँ वही लिखा हुआ है, because they don't break down and go away, these chemicals are a problem when it comes to fish that we eat, especially when you consider that these chemicals can also bioaccumulate or build up in fish and your body too। अब देखो फिश ने लिया इस चीज़ को तो कहीं ना कहीं उसके अंदर तो रहेगी, और कहीं ना कहीं बाद में फिश को कौन खा रहा है, ह्यूमन भी तो खा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ह्यूमन में भी तो कुछ क्वांटिटी में वो चीज़ जाएगी ना। वही चीज़ बताइए कि परसिस्टेंस केमिकल्स क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर द टॉक्सिक केमिकल जो खाने के टाइम पे वो फिश उसको ले रही है, बिकॉज ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो पाते, स्टेबल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए ये दिक्कत का कारण बन जाते हैं उनके लिए। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट टर्म इज बायो मैग्निफिकेशन। इसको भी हम तोड़ के अगर बात करें, दो पार्ट में डिवाइड किया, बायो और मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन को हम सिंपल समझ सकते हैं मैग्नीफाई से। अब हमारे पास लेंस भी होते हैं, तो लेंस क्या करते हैं, इमेज को मैग्नीफाई करते हैं, छोटी चीज़ को बड़ा दिखाते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ कही गई है कि मैग्नीफाई होना, किनका होना, उन्हीं टॉक्सिक केमिकल्स का मैग्नीफाई होना, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम बायो। और बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा होगा तभी कहेंगे ना उसको हम बायो मैग्निफिकेशन। तो पहली चीज़ बायो मैग्निफिकेशन का दूसरा नाम क्या रहता है हमारे सामने, बायो एम्प्लीफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब कहते क्या है इसको, इज एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल टॉक्सिन, जैसे कि हमारे पास पेस्टिसाइड्स होते हैं, इन द टिश्यूज ऑफ टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। देखो टर्म ध्यान रखनी है, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। अगर बायो एक्यूमुलेशन जो हमने पीछे पढ़ा उसकी बात करें, मैंने कहा था किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होना, लेकिन जब हम कहते हैं ना बायो मैग्निफिकेशन होना, मतलब टर्म क्या आती है, ट्रॉपिक लेवल पे होना, ठीक है ना, किसी भी फूड चेन के अंदर एक लेवल से दूसरे लेवल पे इन पॉल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना एक फूड चेन में, उसको बोलते हैं हम बायो मैग्निफिकेशन, उसी को बोलते हैं बायो एम्प्लीफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब अगर ऐसा होगा तो मतलब क्या है, हमारा जो पॉल्यूटेंट होगा या टॉक्सिक होगा, दैट शुड बी, वो कैसा होना चाहिए, बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए। अगर वो एक्टिव होगा तभी तो वो काम तेजी से करेगा ना अपना, ठीक है ना। तो वही लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, दीज केमिकल सब्सटेंस इंक्लूड, इसमें आते क्या क्या हमारे पास, अगेन वही टॉक्सिक आएंगे, हैवी मेटल्स आएंगे, मर्करी आएगा और अदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स एट अ हायर कंसेंट्रेशन। एज दी सब्सटेंस इंक्रीज, जैसे ही सब्सटेंस बढ़ना स्टार्ट होते हैं और एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं, ये मूव करते हैं क्या, फूड चेन में एक लेवल से दूसरे लेवल पे। When these contaminated substances are consumed by different levels of organism in a food chain, it results in severe health hazards. Obviously जब वो एक लेवल से, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक, तीसरे ट्रॉपिक, चौथे ट्रॉपिक में ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली इंसान में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो हेल्थ के लिए क्या है, हजार्डस है, ठीक है ना। वही पॉइंट यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। नाउ इसको भी समझाने के लिए अगर एक छोटी सी एग्जांपल ली जाए ना आपके साथ में, तो आप समझ सकते हैं इसको बाय टेकिंग, अगर हम ले एग्जांपल एक आपके साथ में, मान लो पानी है, इसी को डायग्राम को मैं समझा देती हूँ। मान लो ये वाटर है पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब क्या रहता है वाटर के अंदर मान लो डी की कंसंट्रेशन क्या होती है, पूरे पानी में जाएगी ना, डी कुछ ना कुछ अमाउंट में होगा। वहीं वाटर को किसने लिया होगा, फाइटोप्लैंक्टन ने लिया होगा। इसमें क्या हो गया, मात्रा बढ़ गई। देखो पानी तो बहुत फैलाव में है ना, ये तो नहीं कि पानी एक जगह फिक्स रहता है, नदी में, समुद्र में, पानी पूरे में है। तो मान लो इसके अंदर डी की कुछ मात्रा है, पूरे पानी मिक्स हो गई। अब उस पानी के अंदर क्या रहते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स रहते हैं, हम जिनको हम कहते हैं क्या, फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। तो इन फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर जो होगा ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा थोड़ा बहुत, तो इन सब ने खा लिया उसको। मान लो इनके अंदर कितना हो गया, 1000 हो गया, पार्ट्स पर मिलियन में, वही चीज़। वही इन प्रोड्यूसर्स को खाया किसने, ज़ूप्लैंक्टन ने खाया। अब इनसे ज़्यादा, फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा नंबर किसका होगा, हमारे ज़ूप्लैंक्टन्स का होगा। मान लो इनमें कंसंट्रेशन और हल्की सी बढ़ गई उनसे ज़्यादा, फिर इन ज़ूप्लैंक्टन्स को खाया होगा किसने, स्मॉल फिशेस ने। इसमें क्या हुआ, थोड़ी और कंसंट्रेशन बढ़ गई, जिसको मैंने 2 एरो से दिखा दिया है। अभी छोटी छोटी फिश को खाने वाले भी तो कोई होंगे ना, मान लो वो क्या रहती है, हमारी लार्ज फिशेस रहती हैं। तो लार्ज फिशेस में क्या होगा, उनमें नंबर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। फिर मान लो इन लार्ज फिश को किसने खा लिया, ईगल ने खा लिया या हॉक ने खा लिया, जिसने भी खा लिया है ना, तो उससे क्या हुआ, उनके अंदर क्या आ गया, डायरेक्ट उस लार्ज फिश के अंदर जितना भी स्मॉल फिश से लिया हुआ दैट डी था, ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा, वो मैग्नीफाइड वे में ज़्यादा ही तो होगा ना उस लार्ज के पेट के अंदर। तो जब उसको ईगल ने खाया तो उसके अंदर वो चीज़ 10 लाख से भी ज़्यादा हो गई, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखेगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, यही हार्म, जो आप बोलो ना ये केमिकल या पॉल्यूटेंट जो होते हैं, इन्हीं हार्मफुल मटेरियल का क्या होता है, मैग्नीफाई होना। इन शॉर्ट में हम बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। और कहीं ना कहीं जो ये फिशेज है हमारी, इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर गिल्स होते हैं। तो ये गिल से क्या करती हैं, उस पोल्यूटेंट को, उस पदार्थ को अपनी बॉडी में लेती हैं, और उससे क्या होता है, दूसरी मछली के बॉडी में वो इजीली ट्रैप कर जाता है, चला जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप दोनों वे से समझ सकते हो, ठीक है।
अब बोला गया है आगे, इन ऑर्डर फॉर बीइंग बायोमैग्निफिकेशन टू अकर, कि बायोमैग्निफिकेशन वाकई में अगर अकर करे तो उसके लिए क्या सा पॉल्यूटेंट होना चाहिए। पहली चीज़, जो पॉल्यूटेंट होगा ना वो लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वो परसिस्टेंस होना चाहिए। परसिस्टेंस को भी अगर सिंपल कहा जाए ना, कि अगर तो कोई पॉल्यूटेंट शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े समय के लिए रहेगा तो वो असर नहीं कर पाएगा ना। वही चीज़ अगर लॉन्ग लिव्ड होगी, उसकी लाइफ ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। और जो चीज़ इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगी वो थोड़ी बहुत डेंजरस तो होगी ना उसके लिए। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, वो लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए। सेकेंड चीज़ बोली गई है वो मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल का सिंपल मतलब क्या होता है कि वो मूवमेंट होना चाहिए। मान लो समुद्र में या किसी भी सी के पानी में वो चीज़ जा रही है तो वो क्या होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। अगर वो वहीं एक जगह पे रहेगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगी, तो वो ऑर्गेनिज्म तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, है ना। थर्ड चीज़ बोली गई है कि वो पॉल्यूटेंट क्या होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए। फैट, अगेन वही चीज़ जो मैंने पहले बताई, ये चीज़ें क्या होती हैं, फैट सॉल्युबल होती है। और फैट कहाँ पे होता है, हमारे एडिपोज टिश्यू में होता है। अगर ये वाटर सॉल्युबल होते तो एक्सक्रीशन के थ्रू, किडनी के थ्रू हमारे यूरिन से बाहर आ जाता है। और अगर बाहर आ जाती ये चीज़ें, पदार्थ, तो मतलब ये हानिकारक तो होते नहीं ना। इसीलिए ये क्या होते हैं, हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ईजिली, मतलब ये पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ईजिली एक्सक्रीट नहीं हो पाते हैं। वहीं फोर्थ चीज़ बोली हमने, बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। अगर ये एक्टिव नहीं होंगे तो ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि इफ़ अ पॉल्यूटेंट इज नॉट बायोलॉजिकली एक्टिव इट मे बायो मैग्नीफाई बट वी रियली डोंट वरी अबाउट इट मच एज इट मे नॉट इंटरफेयर विद आवर बॉडी। तो क्या होना चाहिए, इनको बायोलॉजिकली एक्टिव भी होना चाहिए अपना काम करने के लिए। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट जो मैंने आज की क्लास में डिस्कस किए, ये समझ आ गए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो एग्ज़ाम में इनको एक बार देख के ज़रूर जाना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।